जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? हाँ, चीमा साहब की वजह से एचईएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया। एक ऐसा बहरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के लिए बन गया है जिससे अब सॉल्व करना इतना आसान काम नहीं होगा। इसमें हाँ, चीमा साहब का कितना कसूर है, प्रिंसिपल का कितना कसूर है, ये वाकया है क्या, ये हम आपको पूरी तफसील के साथ इसी वीलॉग में बताएंगे। और आज कैप्टन सफदर साहब ने अदलिया के 5 जजों को गद्दार रियासत करार दे दिया, बल्कि उन्होंने तो बहुत फैला दिया गद्दारी को। ये क्या इशू है, ये भी हम आपको आज की वीलॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और अदालत ने इमरान खान साहब के प्रोटेक्शन आर्डर जारी कर दिए। उन्हें 4 अप्रैल को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। क्या वाकई इमरान खान साहब पेश होंगे, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और मियां नवाज साहब मरियम नवाज साहबा के साथ फैसलाबाद पहुंच गए हैं। फैसलाबाद मियां साहब क्यों गए हैं, ये भी हम आपको तफसील के साथ इसी वीलॉग में बताएंगे। आज मरियम नवाज साहबा और मियां नवाज साहब फैसलाबाद पहुंच गए और फैसलाबाद जाने की वजह यह थी कि वहां पे एक बच्चा गर्दन पे डोर फिरने की वजह से अपनी जान से चला गया। और ज़ाहिर है एक दुखी वाक़या है और ख़ौफनाक वाक़या है, और इस किस्म के वाक़यात का तदारक पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से तारीख भरी पड़ी है कि हर गवर्नमेंट आई, हर गवर्नमेंट ने इस किस्म के वाक़यात को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई भी शख्स ये वाक़यात नहीं रोक सका। और हर बार हुकूमत करती क्या है, हुकूमत ये करती है कि बसंत पर पाबंदी लगा देती है, वो पतंग उड़ाना जुर्म करार दे देती है। पुलिस को एक्टिव कर दिया जाता है कि किसी जगह पे कोई शख्स पतंग बनाता हुआ, पतंग बेचता हुआ या पतंग उड़ाता हुआ नजर आए तो उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाए। और इसके साथ साथ जो डोर है उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे भी पाबंदी लगा दी जाती है और उसके लिए भी छापे मारे जाते हैं। और उसका नुकसान ये हो गया है कि जो बसंत बहुत पुराना त्यौहार था इस खित्ते का, वो आलमोस्ट एक जुर्म बनता चला जा रहा है। और अब लोगों के पास जब पहले ही इंटरटेनमेंट की कोई उनके पास रास्ता नहीं है, तो अब ये रास्ता भी आलमोस्ट पाकिस्तान के अंदर बंद हो गया। और पाकिस्तान के अंदर मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो बड़ी दिलचस्प मैनेजमेंट है। हम इसे बंद मैनेजमेंट कह सकते हैं कि जहाँ पे जो भी वाक़या हो फौरी तौर पे उस पूरे सिलसिले को बंद कर दिया जाए। अब फ़र्ज़ करें कि किसी रोड के ऊपर अगर हादसा हो जाए तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि उस रोड को बंद कर दिया जाए, बजाय इसके कि उस हादसे की वजह तलाश की जाए। ये वजह तलाश की जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं हम गाड़ियाँ जो हैं उनकी मेंटेनेंस का ख्याल नहीं रख रहे, कहीं ऐसा तो नहीं उस सड़क के ऊपर कोई स्पीड ब्रेकर है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने ड्राइविंग लाइसेंस गलत दे दिए हुए हैं, उसका मैकेनिज्म उसका सिस्टम ठीक नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनका फ्यूल ठीक ना हो। हम उस चीज़ पर तवज्जो नहीं देंगे, हम फौरी तौर पर सड़क के ऊपर पाबंदी लगा देंगे। लिहाजा देख लें, पाकिस्तान में जब भी मुहर्रम आता है तो उसमें ज़ाहिर है दहशतगर्दी का खदशा होता है, तो हुकूमत पाकिस्तान के पास, रियासत पाकिस्तान के पास दहशतगर्दी से निपटने का क्या तरीका है? फौरी तौर पर सिग्नल बंद कर दिए जाते हैं, फौरी तौर पर मोबाइल फ़ोन सर्विसेज बंद कर दी जाती हैं। इसी तरह अगर पाकिस्तान के अंदर एंटी पाकिस्तान कोई नैरेटिव चल रहा है या सियासी जमातें यहाँ पर यूट्यूबर्स गलत किस्म का प्रोपोगंडा कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या ऑप्शन होता है? हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि हम ट्विटर बंद कर दें, हम यूट्यूब बंद कर दें, हम पूरा इंटरनेट ही पूरे पाकिस्तान के अंदर बंद कर दें। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। बिल्कुल बसंत के मामले में भी हमारा यही एटीट्यूड है कि बजाय इसके कि हम इस त्यौहार को, जो एक खुशी का त्यौहार है पाकिस्तान के अंदर और सदियों से इस खित्ते के अंदर ये मनाया जा रहा है, उसको प्रोटेक्ट करके उन चीज़ों को रोकें जिनकी वजह से ये सारे मसले पैदा हो रहे हैं। तो हमने जो धाती डोर है उसको बंद नहीं करना, उसकी जो सेल है उसको नहीं रोकना, हमने सिर्फ और सिर्फ बसंत पर पाबंदी लगा देनी। तो पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हम आज तक उस डोर को नहीं रोक सके जिससे इंसानों के हाथ कट जाते हैं, जिससे इंसानों की गर्दनें कट जाती हैं, लेकिन हम पूरे त्यौहार को बंद कर देते हैं। हम जो पतंगबाजी है उसकी पूरी सनत के ऊपर पाबंदी लगा देते हैं और वो पाबंदी लगती भी नहीं है। इसके बावजूद डोरें भी पाकिस्तान के अंदर आती हैं, इसके बावजूद डोरें बिकती भी हैं, इसके बावजूद पतंगें भी उड़ाई जाती हैं और इसके बावजूद लोगों के गले भी कटते हैं। तो बहरहाल ये एक अलमिया है पाकिस्तान का जिसके ऊपर ज़ाहिर बात करनी ज़रूरी थी। तो मेरा बल्कि हुकूमत को ये मशवरा है कि आप पतंगबाजी पर पाबंदी लगाने के बजाय उस डोर पर पाबंदी लगाएं, इंश्योर करें कि वो डोर किसी जगह नज़र नहीं आनी चाहिए जिससे लोगों के गले कट रहे हैं। अगर आप सिर्फ डोर को रोक देंगे तो इस त्यौहार में कोई ख़राबी नहीं है। बहरहाल फैसलाबाद के अंदर एक वाक़या पेश आया और जब वो सोशल मीडिया के ऊपर खबरें आनी शुरू हुई तो उसके बाद मरियम नवाज साहबा कल से एक्टिव हैं। उन्होंने डोर बनाने वालों पे, डोर बेचने वालों पे, पतंगे बनाने वालों पे, पतंगे उड़ाने वालों पे, सब के ऊपर क्रैकडाउन का हुक्म दिया और पुलिस ज़ाहिर इस वक्त सारे काम छोड़ के सिर्फ और सिर्फ पतंगबाजों को तलाश कर रही है। लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर मरियम नवाज साहबा की जो मैनेजमेंट है उसकी तसल्ली नहीं हुई, तो वो मियां नवाज साहब और मरियम नवाज साहबा दोनों फैसलाबाद पहुँच गए।
अब सवाल ये कि क्या वाकई इस कदर खौफनाक वाक़या है कि इसमें मियां नवाज शरीफ साहब भी एक्टिव हो जाएं। मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा वाक़या है कि जिसके ऊपर मरीम नवाज साहबा और मियां नवाज शरीफ साहब दोनों नोटिस लेने पर मजबूर हो जाएं। मसला वही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को महसूस हुआ है कि 8 फरवरी के जो इलेक्शंस हैं उसमें हमारी वो पॉपुलैरिटी नहीं रही, हमें आवाम ने वोट नहीं दिए, तो मियां नवाज शरीफ साहब अब एक्टिव हो गए और वो फौरी तौर पे मरीम नवाज साहबा को लेके अपने वोटर्स के ताक़ुब में वो फैसलाबाद पहुंच गए। दूसरा एक सवाल ये भी है कि आपकी गवर्नमेंट तो वफाक के अंदर भी है, और अब अगर आप सिर्फ मरीम नवाज साहबा के साथ नज़र आते हैं, आप मरीम नवाज साहबा के साथ मीटिंग्स में शरीक होते हैं, आप मरीम नवाज साहबा को साथ लेके ये जो पतंग से गले कट रहे हैं उस जैसे इंसिडेंट्स में भी आप लोगों के घरों पर चले जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी हुकूमत सिर्फ पंजाब की हुकूमत को माना है, आप वफाक की हुकूमत को अपनी गवर्नमेंट नहीं मान रहे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब अभी तक वफाक की किसी मीटिंग में नहीं बैठे, ना मीटिंग में बैठे हैं, ना उन्होंने मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ किसी दौरे पे जाने का फैसला किया है। तो इससे मतलब ये हुआ कि वफाक को आपने एक साइड पर रख दिया, आपने कहा कि वो गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट नहीं है, पंजाब की गवर्नमेंट है, मेरी साहबजादी की गवर्नमेंट है और मैं उसके साथ हूँ। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने एक तो अपनी अलाइनमेंट साबित कर दी है, दूसरा अब उन्हें फील हो रहा है कि अवाम और इनके दरमियान बड़ा डिस्टेंस पैदा हो गया, और उस डिस्टेंस को कम करने के लिए अब वो इस टाइप के इंसिडेंट्स जो हैं उस पर भी मियां नवाज शरीफ साहब अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है बहुत लेट हो गई हुई है, मियां साहब को इससे कहीं पहले ये सारी बातें सोच लेनी चाहिए थी। इमरान खान साहब का एक केस चल रहा है, बल्कि 6 केस चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में। उनके जज तहर अब्बास सिपरा साहब हैं, और आपको याद होगा कि उन्होंने 6 केसेस में इमरान खान साहब की हाज़िरी का हुक्म जारी किया था सुप्रीडेंट साहब को, उन्होंने कहा था कि अगर आप वो उन्हें यहाँ नहीं ला सकते तो आप फौरी तौर पे उनकी वीडियो लिंक के ऊपर हाज़िरी लगवा दें। लेकिन 3-4 कोशिशों के बावजूद ये हाज़िरी नहीं हो सकी। तो आज फिर डिस्ट्रिक्ट के सेशन जज ने जो अडयाला जेल के सुप्रीडेंट है उनको पाबंद किया है कि 4 अप्रैल को इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया जाए। बुशरा बीबी के ऊपर एक केस है और वो है तोशा खाना में जाली रसीदें पेश करने का, जबकि इमरान खान साहब के ऊपर 6 मुकदमात 6 मुख्तलिफ थानों के अंदर दर्ज हैं और उनकी ज़ाहिर समाज चल रही है। उसमें इमरान खान साहब की हाज़िरी और बुशरा बीबी की हाज़िरी ज़रूरी है। तो उन्होंने प्रोटेक्शन आर्डर जारी कर दिए हैं इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी के, और हुक्म जारी कर दिया है कि 4 अप्रैल को लाया जाए। अब सवाल ये है कि क्या 4 अप्रैल को इमरान खान साहब को अदालत में पेश किया जाएगा? उसका एक ही जवाब है कि नहीं पेश किया जाएगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर लाना मेरा नहीं ख्याल कि सरदस्त मुमकिन होगा, क्योंकि अगर वो जेल से बाहर आएंगे तो एक ख़बर बनेगी, जब वो ख़बर बनेगी तो उससे पाकिस्तान के अंदर खासा उबाल आएगा जो सरदस्त रियासत और गवर्नमेंट दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते। लिहाजा ये अगर आप इस मामले में आप अगर जज साहब को बड़ा सीरियस समझते हैं तो दूसरी साइड पे भी आप जो रियासत है उसको भी आपको सीरियस लेना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि रियासत इस किस्म का मौका देगी। अब हम आते हैं कैप्टन सफदर साहब की तरफ। कैप्टन सफदर साहब ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर भी हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के दामाद भी हैं, मरीम नवाज साहबा जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की उनके वो हस्बैंड भी हैं, खामद भी हैं। लेकिन उनके बयान माजी में भी ठीक ठाक किस्म की स्पेस लेते थे, और आज भी उनका जो बयान है उसने बाकायदा तहलका मचा दिया है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि जस्टिस साकिब निसार समेत पनामा केस का फैसला करने वाले 5 जज जो हैं वो गद्दारी रियासत हैं, सबसे बड़ा मसला है वो पाकिस्तान का, और वो कौमी मुजरम है। और इन कौमी मुजरमों ने 5 जो मुजरम हैं उन्होंने जनाब बाजवा और जनाब फैज़ हमीद के साथ मिल के पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया है। उन्होंने कहा जनाब बाजवा जो हैं वो एक्सटेंशन चाहते थे और इसलिए उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को फ़ारिग कराया, और जनाब फैज़ हमीद साहब आर्मी चीफ बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इन जजेस के साथ मिल के मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसले करवाए। अब सवाल ये है कि जनाब बाजवा की एक्सटेंशन इसके बावजूद हो गई थी, और उस एक्सटेंशन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा वोट दिया था, और वोट भी अनकंडीशनल दिया गया था। तो अब सवाल ये है कि अगर आपको ये पता था कि ये 5 कौमी मुजरम हैं और ये 5 कौमी मुजरम एक कौमी मुजरम को सपोर्ट कर रहे हैं, फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने उस वक्त वोट देने का फ़ैसला क्यों किया? आपको चाहिए था कि आप सिंबॉलिकली सही, लेकिन आप ये कहते हैं कि हम किसी किस्म की एक्सटेंशन की फेवर में नहीं है, आपको इनकार करना चाहिए था, लेकिन इनकार नहीं किया गया। इसके साथ साथ जनाब फैज़ हमीद साहब के ऊपर तो ज़ाहिर बहुत सारा मलबा गिर रहा है मुसलसल, और उनके ऊपर ये भी एतराज़ किया जाता है कि वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे। तो आर्मी चीफ बनना तो हर जनरल का हक है, वो बन सकता है, लेकिन इस पर इमरान खान साहब की अपनी एक टेक है, जी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाऊंगा, तो ये प्रोपेगेंडा गलत था और इसमें जनरल बाजवा साहब भी बह गए। अब सवाल फिर वो ये है कि कैप्टन सफदर साहब की ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की स्टेटमेंट समझा जाए,
या फिर इसे इनफरादी फेल समझा जाए। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पार्टी इसे पार्टी की राय नहीं समझ रही। उसका कहना है कि ये कैप्टन सफदर साहब की ज़ाती राय है और कैप्टन सफदर साहब जाने और स्टेट जाने और 5 जो साबिक जजेस हैं वो जाने। अब इनमें से कोई अगर इनके खिलाफ को केस करना चाहता है तो केस कर ले, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने चैप्टर क्लोज़ कर दिया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये ज़हन में रखिएगा कि ये जो क्लोज चैप्टर है ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से है, मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ साहब किसी वक्त भी बोल सकते हैं, सरदस वो नहीं बोल रहे। उसकी वजह यह है कि पंजाब के अंदर ज़ाहिर उनकी गवर्नमेंट है और मियाँ साहब नहीं चाहते कि उनकी गवर्नमेंट है पंजाब से फारिग हो जाए, क्योंकि मरीम नवाज साहबा जो उनके ऊपर भी एतराज़ है कि वो भी फॉर्म 45 में उन्होंने भी गड़बड़ की हुई है और जिस सीट पे वो मुंतखब होकर चीफ मिनिस्टर बनी है वो सीट भी 47 फॉर्म 47 की देन है। तो अब मियाँ साहब ये नहीं चाहेंगे कि इस किस्म का मामला वहाँ पे आए। अब हम आहा चीमा साहब की तरफ आते हैं। आहा चीमा साहब के 2 साहबजादे, 2 बच्चे उनके, वो एचिसन कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं और एचिसन कॉलेज जो है पाकिस्तान का सबसे महंगा और सबसे पुराना और सबसे अच्छा कॉलेज समझा जाता है और उसके जो प्रिंसिपल हैं माइकल थॉमस नाम है उनका और वो ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखते हैं और वो बहुत पुराने एजुकेशनिस्ट हैं और उनकी पाकिस्तान के अंदर भी बड़ा इनकी इज़्ज़त की जाती है और उसके साथ साथ दुनिया में भी बहुत ज़्यादा उनकी इज़्ज़त है क्योंकि वो बहुत अच्छे माहिर तालीम समझे जाते हैं। इशू ये है कि आहा चीमा साहब के दोनों जो साहबजादे हैं वो ज़ाहिर से एचिसन कॉलेज के अंदर स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट बहरहाल वो छोटी क्लासेस में, कोई बड़ी क्लासेस के अंदर वो नहीं पढ़ते। एक 4th ग्रेड में बच्चा पढ़ रहा है और एक मेरा ख्याल है 2 क्लास में 2 ग्रेड में। तो बच्चा छोटा बच्चा जो है 2 ग्रेड में और उससे जो बड़ा बच्चा है वो 4th ग्रेड में। तो आहा चीमा साहब के ऊपर ज़ाहिर आपको याद होगा कि केसेस थे बहुत ज़्यादा और उनकी बेगम खुद भी वो सरकारी मुलाजम है, बल्कि उन्होंने भी CSS करके उन्होंने भी जो सरकारी मुलाजमत की थी। अब इनके बच्चे जो हैं ज़ाहिर एचिसन में पढ़ रहे हैं। तो जून 2022 में उनकी अहलिया जो थी उनकी ट्रांसफ़र होगी इस्लामाबाद, लाहौर से इस्लामाबाद। तो अब वो अपने बच्चों को इस्लामाबाद लाना चाह रही थी। तो उन्होंने प्रिंसिपल साहब को ख़त लिख दिया कि मैं क्योंकि ट्रांसफ़र हो चुकी हूँ और मेरे बच्चे जो हैं वो इस्लामाबाद जाना चाहते हैं, तो आप इस तरह करें कि हमारी दोनों सीटें होल्ड कर लें। जब हमारी ट्रांसफ़र दोबारा लाहौर होंगी तो हम उन्हीं क्लासेस से बच्चों को दोबारा स्टार्ट कर लेंगे और इसके साथ साथ जो हमारी जो फ़ीस है उसको माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़े भी ना और हम फ़ीस भी दें और मैं 10.5 फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं 2 जगहों पर फ़ीस दूँ, एक इस्लामाबाद में फ़ीस दूँ और दूसरी मैं लाहौर के अंदर फ़ीस दूँ। लेकिन उनकी ये दरख्वास्त जो थी उसे रिजेक्ट कर दिया गया था और उसकी रिजेक्शन की वजह ये बताई गई कि इस टाइप की कोई पॉलिसी आज तक कॉलेज में नहीं है। आज तक किसी कॉलेज के स्टूडेंट को इस तरह नहीं किया गया। अब अगर आप बच्चे को लेके जा रहे हैं तो फिर ज़ाहिर है बच्चे की सीट नहीं रहेगी। इस तरह नहीं हो सकता कि आप बच्चा चला जाए कहीं और पढ़ता रहे और यहाँ पे उसकी एक सीट खाली भी रखी जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। और उसके साथ साथ अगर आप ये समझते हैं कि आपने छुट्टी लेनी है, सिर्फ एक लॉन्ग लीव पे लेके जाना है बच्चे को, तो फिर आपको फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी। तो 2 ही ऑप्शन है आपके पास कि या तो आप बच्चे को ले जाएँ और सीट खाली हो जाएगी और जब बच्चा दोबारा आप उसे दाखिल करवाना चाहेंगे तो अगर उस वक्त पॉलिसी ने इजाज़त दी तो दाखिल हो जाएगा, वरना नहीं हो सकेगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप एक लीव ले लें और उसके ऊपर आप फ़ीसें जमा करवाते रहें, बाकी ड्यूज़ जमा करवाते रहें ताकि बच्चे की सीट जो है वो होल्ड पे रहे। लेकिन वो दोनों ज़ाहिर उन्हें जो आहा चीमा थी उनकी अहलिया और आहा चीमा साहब के लिए काबिल कबूल नहीं था, इसलिए उन्होंने उस पर आगे प्रोसीड कर लिया। फिर उन्होंने ख़त लिखने शुरू कर दिए और फिर खतूत शुरू हो गए। इस साइड से ख़त आता था, इस साइड से ख़त आता था और इस दौरान ज़ाहिर आहा चीमा साहब मिनिस्टर बन चुके थे और वो वफाक के अंदर बाकायदा कैबिनेट का हिस्सा बन चुके थे। तो अब आहा चीमा की अहलिया जो हैं वो सरकारी मुलाजम है। आहा चीमा साहब बड़ा मुश्किल वक्त उन्होंने गुजारा था और उस वक्त मैं उनको अंधाधुंध सपोर्ट करता था, बल्कि मेरे ऊपर बड़ा एतराज़ किया जाता था। जनाब बाजा साहब ने बाकायदा पब्लिकली एक बार कह दिया कि आपकी क्या रिश्तेदारी उनसे कि आप हर वक्त उनके बारे में बात करते रहते। तो खासी उन्होंने एम्बेरसमेंट मेरे लिए क्रिएट की। तो मैंने उनसे कहा कि सर बात यह है कि एक आदमी के साथ ज़्यादती हो रही है, तो जब ज़्यादती हो रही है तो किसी ने तो बोलना है वहाँ पे। बहरहाल एनी हो, तो उसके बाद जो अब आहा चीमा साहब जा रहे यहाँ गवर्नमेंट में आ गए और बड़ी तगड़ी वजारत उनको मिल गई। मियाँ शहबाज शरीफ साहब उन्हें पसंद भी बहुत करते थे क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के लिए उन्होंने सफ़र भी बहुत किया था। तो अब इस तरफ से फिर ज़रा गवर्नर साहब को कहा जा रहा था, गवर्नर पंजाब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इनका एचिसन कॉलेज का, उसके ज़ाहिर है वो सदर भी हैं और ये एक स्टैंडिंग अरेंजमेंट है कि जो भी गवर्नर होगा वही सदर होगा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का। तो वो भी उसके दरमियान एक्टिव हुए। उन्होंने भी प्रिंसिपल साहब को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रिंसिपल ज़ाहिर है गोरा था, उसको इन चीज़ों का पता ही नहीं था, ना वो इन चीज़ों में पढ़ता था। वो ये कहता था रूल इज़ रूल सर,
तो अब इसका क्या जवाब दिया जा सकता है, क्योंकि ज़ाहिर यहाँ पे तो ब्यूरोक्रेसी बड़ी तगड़ी है, यहाँ पे सियासतदान भी बड़े तगड़े हैं। और इस दौरान जब 2022 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई थी तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसकी हैयत भी बदल गई थी। उसके अंदर जो ज़्यादातर डायरेक्टर्स थे उनका ताल्लुक अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ था। तो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया। गवर्नर साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, और उस साइड पे आहा चीमा साहब जो हैं वो अब वफाकी वज़ीर बन चुके हैं, और वो बड़े तगड़े ब्यूरोक्रेट भी हैं, और उनकी अहलिया जो हैं वो भी ब्यूरोक्रेट हैं। तो उस तरफ से फिर उनको बाकायदा दबाया जाना शुरू कर दिया गया। 11 नवंबर 2022 का एक डॉक्यूमेंट भी मेरे सामने पड़ा हुआ है, उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक मीटिंग थी, और उस बोर्ड ने प्रिंसिपल साहब को सपोर्ट कर दिया और कहा कि ये बात तो आपकी दुरुस्त है, कोई इस टाइप का कोई प्रेसिडेंट नहीं है। तो उस बोर्ड के कहने पे प्रिंसिपल साहब ने जो 4th ग्रेड का बच्चा था जो अब वहाँ पे पढ़ नहीं रहा था, वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया था और यहाँ पे किसी स्कूल में वो ज़ेर तालीम था, उस बच्चे का नाम जो है उन्होंने ड्रॉप कर दिया वहाँ से लिस्ट से, और कहा कि अब ये बच्चा हमारा स्टूडेंट नहीं। और उसके सामने जो एलिगेशन लगाया वो ये था कि इसने पेमेंट नहीं दी, कोई फ़ीस अदा नहीं की गई थी, और फीस जो है वो जून 2022 से अदा नहीं हुई थी। तो उस बच्चे का नाम ड्रॉप हो गया, जिसके बाद ज़ाहिर है फिर फौरी तौर पर आहा चीमा साहब की अहलिया जो उन्होंने गवर्नर साहब से रब्ता कर लिया। फिर एक नए फिर वहाँ पे मीटिंग्स हुई। फिर 13 फरवरी 2023 को एक मीटिंग हुई। फिर 9 जून 2023 को प्रिंसिपल को गवर्नर साहब की तरफ से एक्शन से रोक दिया गया। एक लेटर लिखा गया कि अब आपने मज़ीद किसी किस्म का एक्शन नहीं करना, और जब तक ये फैसला नहीं होता आप इस सारे मामले को होल्ड करें। दूसरे बच्चे का नाम भी आपने ड्रॉप नहीं करना, और इसको सारे मामले को अब डिस्कस करने दें और उसके बाद फिर फैसला करेंगे। फिर अगस्त 2023 को जो प्रिंसिपल साहब हैं उन्होंने दूसरे बच्चे का नाम भी ड्रॉप कर दिया। उन्होंने गवर्नर साहब की बात नहीं मानी। उन्होंने गवर्नर साहब से माजरत कर ली कि जी हमारा क्योंकि इंडिपेंडेंट हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम में इसकी गुंजाइश नहीं है। तो उन्होंने गवर्नर की उस डायरेक्शन को रिजेक्ट करके फौरी तौर पे दूसरे बच्चे का नाम भी उन्होंने ड्रॉप कर दिया। जिसके बाद फिर ज़ाहिर है 17 अगस्त 2023 का जो एक डॉक्यूमेंट मेरे पास आया, उसके अंदर जो आहा चीमा की अहलिया हैं उन्होंने गवर्नर को ख़त लिख दिया। उस पर कहा जी हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई, जबकि आपने एक आर्डर भी किया हुआ था प्रिंसिपल साहब को, तो लेकिन उस आर्डर को प्रिंसिपल साहब ने ओपन नहीं किया। उसके बाद फिर 1 दिसंबर 2023 आ गया। अब ये ज़हन में रखिएगा कि ये सारा जो कार्रवाई ये वाली हो रही है ना बच्चों के नाम ड्रॉप करने की, उस वक्त तक मियां शवासी साहब की गवर्नमेंट चली गई थी, और आहा चीमा साहब जो थे वो केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको केयर टेकर गवर्नमेंट से भी निकाल दिया था। आपको याद होगा कि उस दिनों एक इशू आया था, क्योंकि वो जो केयर टेकर गवर्नमेंट थे उसके अंदर वो कैरी कर रहे थे, और लेकिन उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया और उन्होंने इनको वजारत से फारिग कर दिया। तो जब ये वजारत से फारिग हो गए तो उस वक्त ये सारे एक्शन हो रहे हैं। तो दो चीज़ें, एक तो आहा चीमा साहब जब पावर में हैं तो ज़ाहिर है उस वक्त को पिंग पांग खेला जा रहा है, लेकिन जब वो वजारत से निकल गए हैं और पावरलेस से हो गए हैं तो फिर इस साइड से एचईसन के कॉलेज ने भी ये फैसला कर लिया। बहरहाल उसके बाद फिर 1 दिसंबर 2023 को गवर्नर साहब ने रिकॉर्ड मंगवा लिया सारा कि जी आप रिकॉर्ड भेजें, हम उस रिकॉर्ड को एवेलुएट करेंगे। प्रिंसिपल साहब ने रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी रिकॉर्ड तो प्राइवेट चीज़ होती है, हम तो आपको ये रिकॉर्ड नहीं दे सकते। उस पर फिर गवर्नर साहब मज़ीद नाराज़ हो गए, साइड से गवर्नमेंट भी नाराज़ हो गई, और ये इशू जो है ना आगे चलना शुरू हो गया। याद रखिएगा कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसकी भी कोई टिल्ट था आहा चीमा साहब की तरफ, वो भी इनको सपोर्ट कर रही थी। तो ज़ाहिर है उस वक्त, बल्कि इसको तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बी टीम कहती थी उसके टेकर गवर्नमेंट को। तो वहाँ पे ज़ाहिर इशू ये चलता रहा, और गवर्नर ज़ाहिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे। बहरहाल ये मामला जो था ये चलना शुरू हो रहा है। इस मामले में फिर एक साइड पर गवर्नर खड़े हो गए और दूसरी साइड पर प्रिंसिपल साहब खड़े हो गए। तो प्रिंसिपल और गवर्नर साहब के दरमियान ठीक ठाक किस्म की मुहाज़राई शुरू हो गई, ख़तबाजी शुरू हो गई। उनको बुलाया जाता था, उनको पूछा जाता था, लेकिन वो ना जाते थे ना वो किसी का जवाब देते थे। बहरहाल फिर जनवरी 2024 के अंदर बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर था उसके अंदर से एक बोर्ड मेंबर जो है वो गवर्नमेंट के ज़ाहिर है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे। तो उन्होंने प्रिंसिपल साहब के खिलाफ स्टांस ले लिया। उन्होंने कहा जी प्रिंसिपल साहब बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे गड़बड़ हो गई है कॉलेज के अंदर, तो गवर्नर साहब को चाहिए कि इसके ऊपर नोटिस लें। तो गवर्नर साहब ने उस नोटिस के ऊपर पे 26 फरवरी 2024 को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग बुला ली, और उसमें प्रिंसिपल को कहा कि आप गवर्नर हाउस आएँ। अब ये जो मीटिंग है ये गवर्नर हाउस में होगी, एचईसन में नहीं होगी। उससे पहले जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी वो सारी की सारी एचईसन कॉलेज के अंदर होती थी, लेकिन इस बार गवर्नर हाउस में बुलाया गया। तो प्रिंसिपल ने साफ इनकार कर दिया कि मैं गवर्नर हाउस अब नहीं आऊँगा, इस इशू पे तो बिल्कुल नहीं आऊँगा। इस पर फिर उन्होंने कोई 3 रुकनी कमेटी बना दी और उसे कहा कि आप जाएँ, जाके सारे मामले को देखें। उस 3 रुकनी कमेटी ने जब वहाँ पर वो 5 मार्च 2024 को गई और उसने जाके फिर उनसे पूछा कि जनाब ये आप क्या कर रहे हैं और आप रिकॉर्ड क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि हमसे बार बार आपसे रिकॉर्ड मांग रहे हैं, तो आप रिकॉर्ड हमें नहीं पहुंचा रहे।
तो फिर प्रिंसिपल ने रिकॉर्ड दे दिया बच्चों को, उसने कहा जी ये रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, अब आप इसको देख के खुद फैसला करें कि क्या मैं इन बच्चों की फ़ीस माफ़ कर सकता हूं और क्या इनकी जो सीट है उसको रिटेन कर सकता हूं। और अगर आप ये समझते हैं कि ये है तो फिर ये पॉलिसी सबके लिए होनी चाहिए। कोई शख्स भी किसी वक्त भी इस ट्रेन से उतरे और उतर के किसी और जगह चला जाए और फिर वहाँ से वापस आए और उसी टिकट पे वो दोबारा सफ़र कर ले। अगर आप ये समझते हैं ये मुनासिब है तो फिर आपको ये सारे रूल्स और प्रोसीजर चेंज करना पड़ेगा। और अगर आप ये करने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर ये मामला नहीं चल सकता। सिर्फ एक बच्चे के लिए सब कुछ या दो बच्चों के लिए, एक ही फैमिली के दो बच्चों के लिए सब कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल ये उसके बाद ये मामला आगे चलता रहा। फिर 11 मार्च 2024 आ गया और इस दौरान याद रखें कि नई गवर्नमेंट आ गई। अभी 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हो चुका है और उसके बाद नई गवर्नमेंट आ गई हुई है। नई गवर्नमेंट आने के बाद अहद चीमा साहब को दोबारा वफाकी कैबिनेट का हिस्सा बना दिया गया है। अब अहद चीमा साहब दोबारा तगड़े हो गए हैं, अब पूरी गवर्नमेंट उनके साथ है। पंजाब में भी उनकी गवर्नमेंट बन गई हुई है और साथ साथ जो गवर्नर साहब हैं वो वही हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अभी इशू बढ़ता चला गया और इतना बड़ा कि कल प्रिंसिपल साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा देकर उन्होंने कहा जी मैं वापस ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, आप अपना कॉलेज संभालें जो आप कर सकते हैं। बहरहाल ये एक लंबा इशू है जिसको सरदस्त बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ बयान नहीं किया जा सकता। जितनी ज़्यादा डिटेल्स होंगी आप उतने ज़्यादा बोर होंगे। लेकिन इसमें अहद चीमा साहब का मुझे कसूर नज़र आता है क्योंकि अहद चीमा साहब खुशहाल आदमी हैं, वो बड़ा उनका अच्छा कैरियर था, फैमिली उनकी बड़ी अच्छी है और अल्लाह ताला ने उनको खुशहाली से भी नवाजा है। तो उन्हें ये चाहिए था कि वो ये फैसला कर लेते कि अगर मेरे बच्चों ने दोबारा एचईसन में पढ़ना है आके तो उन्हें चाहिए था कि वो फ़ीस अदा कर देते। अगर वो फ़ीस अदा करते रहते तो इशू ना बनता। लेकिन क्योंकि उन्होंने ज़िद बना ली कि मैं अपने बच्चों की फ़ीस अदा नहीं करूंगा और साथ ही मैं अपनी सीट भी रिटेन करूंगा, और इसकी वजह से ये क्राइसिस बनता चला गया। और ये क्राइसिस अब इतना आगे जा चुका है कि अब इसको रिवर्स करना इतना आसान काम नहीं होगा। एक तो प्रिंसिपल से आप महरूम हो गए और प्रिंसिपल की शोहरत भी बहुत अच्छी है। कॉलेज का हर शख्स उनकी तारीफ़ करता है, तमाम टीचर्स तारीफ़ करते हैं, तमाम पेरेंट्स तारीफ़ करते हैं और तमाम बच्चे भी उनकी तारीफ़ करते हैं और उनका बड़ा कैरियर है उस आदमी का। एक तो कॉलेज उससे महरूम हो गया, दूसरा जो आपकी बेइज्जती हुई कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये अब एक स्कैंडल बन गया है जिसको अब इतनी जल्दी धोना आसान काम नहीं होगा, बल्कि इसका और भी लंबा जो इशू है वो सामने आएंगे। तो अब चाहिए अहद चीमा साहब को ये था कि वो इस खतबाजी के में चक्कर में ना पड़ते, वो अपनी पावर्स यहाँ पे एक्सरसाइज ना करते। उनको चाहिए था कि चुप करके अपने बच्चों की फ़ीस अदा करते रहते, और अगर वो ये महसूस करते हैं कि उनके पास फ़ीस नहीं थी, वो अदा नहीं कर सकते थे, तो फिर उन्हें चाहिए था कि वो सीट्स खाली कर देते, चुप करके यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाते। और अगर अल्लाह ताला को मंजूर होता तो बच्चे किसी न किसी वक्त दोबारा वापस चले जाते और वहाँ नहीं जा सकते थे। तो तब भी ये एजुकेशन भी इतनी बुरी नहीं है इस्लामाबाद की कि आप ये कहें कि जी ये वो मयार नहीं है और एचईसन जो है उसके अंदर पढ़ना चाहिए। तो आपके पास दो ही ऑप्शन थे, आप इस्लामाबाद को में रहते, या फिर ये भी हो सकता था कि आप बच्चों को वहीं छोड़ देते लाहौर में और वो बच्चे वहाँ पे पढ़ते रहते, क्योंकि बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं आप। तो ये अजीब सी बात है कि आपने इस तरह किया कि आपने कहा कि बच्चों को भी हमने वहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है, एक। दूसरा, उन सीट्स को भी रिटेन करना है, जो ज़ाहिर है अगर वो सीट्स रिटेन नहीं करेंगे तो किसी न किसी और शख्स का बच्चा वहाँ पर पढ़ लेगा, कोई और बच्चा जो होगा उसका फ्यूचर बन जाएगा। तो आपने वो सीट भी रिटेन करनी है, उनको यहाँ पे भी शिफ्ट करना है और आपने फ़ीस भी नहीं अदा करनी। तो ये बेसिकली एक ज़िद थी, एक अना की लड़ाई थी जिसका नुकसान अहद चीमा साहब को हुआ। तो इसके अंदर जो विक्टिम है वो पूरा कॉलेज है, वो प्रिंसिपल है, और साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो पहले ही शोहरत तबाह हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, वो भी है, और साथ साथ अहद चीमा साहब भी अब इसके विक्टिम हो गए। काश ये थोड़ी सी अकल का मुजाहरा करते, ये चुप करके फ़ीस देते रहते तो आज इतना बड़ा क्राइसिस ना बनता।